Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's class, we will do chapter number 4 from class 10th English first flight book, that is from the diary of Anne Frank. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में है क्या, बेसिकली ये एन फ्रैंक है कौन और उन्हीं की लिखी हुई डायरी की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी बेसिक आपको नॉलेज देना चाहूंगी कंट्रीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आप बहुत इजीली समझ लें। तो जो आपको यहाँ पर समझना है वो ये समझना है कि यहाँ पर दो कंट्रीज की बात की जा रही है। फर्स्ट इज जर्मनी, ओके, एंड द नेक्स्ट वन बिल्कुल उसकी नेबरिंग कंट्री है एक नीदरलैंड्स। ओके, बिल्कुल जर्मनी के साथ ही सटा हुआ देश है। जर्मनी में ही आपका फ्रैंकफर्ट है, ओके, एंड जर्मनी में ही आपका एचन है। ये क्यों बता रही है, क्योंकि अभी ये सारे नाम आगे यूज किए जाएंगे। ठीक है, एंड नीदरलैंड्स को ही पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। एंड नीदरलैंड की जो कैपिटल है, नीदरलैंड में एक शहर है जिसको एम्स्टर्डम के नाम से जाना जाता है, और एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की क्या है, कैपिटल है। आई होप सो दिस मच इज क्लियर। दोबारा से बता देती हूँ, जर्मनी एक अलग देश है, नीदरलैंड एक अलग देश है। जर्मनी में ही फ्रैंकफर्ट है एंड एचन है, ओके, एंड जर्मनी के साथ जो सटा हुआ देश है जिसको नीदरलैंड बोलते हैं, पहले उसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, एंड इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है एम्स्टर्डम। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अब ये जो एन फ्रैंक है ये कौन है? शी वॉज बॉर्न इन एक्चुअली जर्मनी। ठीक है, जर्मन गर्ल है क्योंकि जर्मनी में बॉर्न हुई है। ओके, कब बॉर्न हुई है? 12 जून 1929। ओके, एंड टिल व्हाट डेट शी सर्वाइव? फेब या मार्च 1945 तक ये सर्वाइव रही, जिंदा रही। ओके, मींस इनकी डेथ डेट है। ओके, शी वॉज अ जूइश गर्ल। ठीक है, जूइश गर्ल थी, यहूदी जिन्हें हम बोलते हैं। रोट वाइल हाइडिंग इन एम्स्टर्डम। ठीक है, इन्होंने ये जो डायरी लिखी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नॉवल है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। उस नॉवल से एक पार्ट लिया गया है जिसका नाम रखा गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ओके, अब इन्होंने जो डायरी लिखी कब लिखी? वाइल शी वॉज हाइडिंग इन एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे। ठीक है, एंड एम्स्टर्डम क्या है? कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। ओके, हर फैमिली had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended in the Netherlands। तो चलिए अभी एम्स्टर्डम में क्यों मूव ऑन हो गए थे? क्योंकि मैंने आपको बताया ये कहाँ पैदा हुई थी, जर्मनी में पैदा हुई थी। तो ये एम्स्टर्डम क्या करने पहुंच गए? तो ये एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो गए थे, मूव हो गए थे जब नाजीज ने कंट्रोल गेन कर लिया ओवर जर्मनी। ठीक है, जो हिटलर के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9th हिस्ट्री में, हिटलर ने जब पावर में आया वो तो उसने क्या करा, सभी ज्यूस को मरवाना स्टार्ट कर दिया था, है ना। वो एक रेस में बिलोंग करता था, राइट। तो वो उसको ये मानना था कि ज्यूइश जो है पीपल, उनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ओके, तो जब हिटलर का यहाँ राज हुआ तो ये एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए, लेकिन वहां पर भी ये ज्यादा समय नहीं रह पाए क्योंकि हिटलर ने फिर क्या पॉलिसी अपनाई, उसने नेबरिंग कंट्रीज को भी क्या करना शुरू कर दिया था, अपने अंदर टेरिटरी अपनी एक्सपैंड करने की सोच ली थी, तो नेबरिंग कंट्रीज पे भी उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वेरी सून वो एम्स्टर्डम तक भी पहुंच गया। ठीक है, एंड एम्स्टर्डम में जब उनका मतलब कि वो पहुंचा अटैक के लिए, तो तब ये ट्रैप हो गए, मतलब वहां पे तब ये वहां पर फंस गए। ठीक है, जब नीदरलैंड्स तक भी हिटलर जो है वो पहुंच गया। ओके, एज द परसिक्यूशन अगेंस्ट जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। परसिक्यूशन का मतलब होता है इल ट्रीटमेंट, क्योंकि जूइश लोगों को इल ट्रीट किया जा रहा था। ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो फैमिली वेंट इन हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो 1942 जुलाई में वो हाइडिंग मतलब छिप गए, कहां पर? उसके फादर जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में। ओके, 2 साल तक वो वहां छिपे रहे। ठीक है, लेकिन बड़ी जल्दी वो पकड़े गए 2 साल के बाद, एंड देन उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप्स आप जानते हैं, जहां पर हिटलर बनाए गए थे कंसंट्रेशन कैंप स्पेशली जूइश लोगों के लिए, जहां उनको जाकर मरवा दिया जाता था। ठीक है, तो वहां उनको भेज दिया गया, जहां पर एन जो है वो डाई हो गई ऑफ टाइफस। टाइफस एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, तो उसके कारण उसकी मौत हो गई। ठीक है, और उसकी जो बहन थी मार्गोट फ्रैंक, वो भी वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी कंसंट्रेशन कैंप्स में। ओके, हर फादर वॉज द ओनली सर्वाइवर। उसके फादर जो थे ही वॉज द ओनली सर्वाइवर। एंड वेन जब वो एम्स्टर्डम वापस आए, ठीक है, एंड उन्होंने एक्शन लिया एंड टुक एक्शन टू हैव द डायरी पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल।
तो उन्होंने पाया कि जो एनी के डायरी है दैट वाज सेव्ड, तो उन्होंने क्या करे, उन्होंने एफर्ट्स किए टू गेट द डायरी पब्लिश्ड, और उसको क्या नाम दिया उस डायरी को, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, जो एक नॉवल है। एंड अब ये डायरी उसने क्या कब लिखनी स्टार्ट करी, ये डायरी उसको किसने दी थी, दैट डायरी वाज गिवन टू हर बाय हर फादर ऑन हर 13th बर्थडे। जब एने का 13th बर्थडे था, तो 13th बर्थडे पे शी गॉट दैट डायरी एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर फादर। ओके, एंड अब उस डायरी में इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, वर रिकॉर्डेड फ्रॉम 12th जून 1942 टिल 1st अगस्त 1944। इतनी डेट तक के ही जो इवेंट्स हैं उसके अंदर रिकॉर्ड है। ओरिजिनली किस में लिखी गई है, किस लैंग्वेज में, डच लैंग्वेज में लिखी गई है। ओके, शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। ठीक है, तो एनी फ्रैंक जो है मतलब कि ये फेमस हो गई थी जब इसकी डायरी जो थी वो पब्लिश हुई। क्यों? क्योंकि अब ये जो होलोकॉस्ट मतलब ये जो विनाश, सर्वनाश जो हिटलर ने मचाया, उसके तो विक्टिम्स बहुत सारे लोग रहे, लेकिन क्या सभी लोगों के नाम हम जानते हैं? नहीं। ठीक है, तो एनी फ्रैंक जो है वो उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस गर्ल रही। ठीक है, जिसने ये सब कुछ सहा, और उसने वो टाइम पीरियड भी जब वो हाइडिंग में थी उसके बारे में भी उस डायरी में लिखा। ऑलराइट, तो बस कुछ चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, 12 जून 1929 को शी वॉज बोर्न इन जर्मनी। डायरी उसको कब मिली? 12 जून। देखो 12 जून सेम डेट है जिस दिन वो बॉर्न हुई है, 12 जून ईयर डिफरेंट है 1942, और अगर आप 1942 में से 1929 को माइनस करोगे तो 13 ईयर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब 13 ईयर्स की जब वो थी तब उसको डायरी मिली। ठीक है, एज अ गिफ्ट किसने दी? उसके फादर ने दी। ओके, एंड देखिए डायरी मिलने के बाद ही नेक्स्ट मंथ जुलाई 1942 में उनको छुपना पड़ गया उसके फादर के ऑफिस की बिल्डिंग में। देख लीजिए जुलाई 1942, डायरी कब मिली? 12 जून 1942, जून एंड जुलाई, जुलाई में उसको हाइडिंग में जाना पड़ा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनए। ओके, अब जब उसको डायरी मिली तो अब आपका चैप्टर यहाँ स्टार्ट होता है कि चैप्टर में आपके क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनए। ठीक है, डायरी में लिखना उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। क्यों स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था? वो उसके दो रीजन देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने इससे पहले कुछ नहीं लिखा था क्योंकि वो 13 साल की हो चुकी थी, उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ओके, एंड शी फेल्ट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old गर्ल, और उसको ऐसा लगता था कि आगे चलकर कौन उसकी 13-year-old की वो लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल है, तो उसकी डायरी कौन ही पढ़ेगा आगे। ओके, कौन उसकी बातों में रहेगा, इंटरेस्टेड रहेगा। दैट्स व्हाई राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने। ओके, वाई शी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी, अब उसको डायरी क्यों रखना चाहती है? ठीक है, जब उसको डायरी मिल जाती है एज अ गिफ्ट तो वो सोचती है कि नहीं चलो लिखते हैं इसको। तो अब वो डायरी को क्यों रखती है? बिकॉज शी ऑलवेज फील लोनली एंड अपसेट। ठीक है, वो लोनली फील करती है, अपसेट फील करती है, बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स। ठीक है, उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, ऐसा नहीं है वो बहुत लोगों को जानती नहीं है, उसने बताया है कि इट्स मोर देन 30 पीपल आई नो। ठीक है, whom शी न्यू। ठीक है, 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें वो जानती है, बट द मेन प्रॉब्लम इज शी डज नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उसके पास एक रियल फ्रेंड नहीं है। एंड वो सोचती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, जो कि पेपर है क्योंकि डायरी किससे बनी है? पेपर से बनी है। ठीक है, एंड पेपर जो है उसके अंदर ज्यादा पेशेंस होती है देन पीपल। क्यों? क्योंकि यू कैन कन्फाइड वेरी इजिली, मतलब कि आप अपनी प्राइवेट थिंग्स जो है वो पेपर के साथ शेयर कर सकते हो। पेपर कहीं आपकी चीजों को, प्राइवेट चीजों को आगे लीक नहीं करने वाला है, आगे किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला है। ओके, एंड शी वॉन्टेड टू गेट ऑल द बर्डन्स एंड वरीज ऑफ हर चेस्ट, मतलब कि अपने एक दिल का जो बोझ, एक भार, टेंशन अपने मतलब कि हल्की कर देना। ठीक है, तो उसको लगता है कि डायरी लिखकर वो पेपर पे अपना सब कुछ उतार देगी जो अपने दिल में है उसके, और वो हल्का महसूस करेगी। ठीक है, लाइट महसूस करेगी, इसलिए वो डायरी जो है रखती है। ओके, एंड शी कुड कन्फाइड हर सीक्रेट्स एंड ट्रीट इट एज अ ट्रू फ्रेंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि पेपर के अंदर ज्यादा पेशेंस है। कन्फाइड मतलब अपने सीक्रेट्स किसी को बता पाना, प्राइवेट चीजें किसी को बता पाना, तो वो बहुत इजीली डायरी के साथ कर सकती है। क्यों? क्योंकि डायरी उसकी बातों को आगे कहीं फॉरवर्ड नहीं करेगा और वो उसको ट्रीट कर सकती है एज अ ट्रू फ्रेंड, और इसीलिए वो अपनी डायरी को एक नाम देती है। ठीक है, बिल्कुल अपने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है और उसका नाम रखती है किटी। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई देन शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी, उसने डायरी लिखनी स्टार्ट कर दी, डायरी को नाम दे दिया किटी। एंड डायरी लिखने से पहले
शी गेव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वो अपनी लाइफ, ये नहीं कि बस डायरी आई आज लिखना शुरू कर दिया, आज मेरे दिन में ये हुआ, आज पूरे दिन ये हुआ, ऐसा नहीं करा उसने। बिफोर स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी शी गेव हर ब्रीफ अकाउंट, उसने अपना एक ब्रीफ अकाउंट दिया, स्केच दिया कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, ठीक है। ऐसा उसने क्यों किया, ताकि इफ इन फ्यूचर अगर कोई उसकी डायरी पढ़ता है तो वो कनेक्ट कर पाए कि वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं दूंगी और मैं सीधा अपनी डायरी लिखनी स्टार्ट कर दूंगी, कल को कोई मेरी डायरी को पढ़ेगा तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि ये किसके बारे में है, किससे रिलेटेड है। ऑलराइट, तो इसीलिए वो अपना एक ब्रीफ स्केच देती है। क्यों? क्योंकि इफ समवन इन फ्यूचर रीड्स हर डायरी देन दे वुड बी एबल टू एस्टैब्लिश कनेक्शन विद हर। ओके, वो समझ पाए कि किसके बारे में बात की जा रही है। अब वो जो ब्रीफ स्केच दे रही है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि उसकी फैमिली में एक फादर है जिनको वो अडोरेबल कहती है, अडोरेबल मतलब लविंग, ठीक है, लवेबल, ठीक है, फादर हैं। वो उनकी मदर से जो है शादी करते हैं व्हेन शी वाज 25 इयर्स ओल्ड, उसके फादर जो थे वो 36 ईयर ओल्ड थे। ओके, फादर का नाम तो हम जानते हैं, दैट इज ऑटो फ्रैंक, ये लिखा हुआ है, उसके फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक, एंड जो उसकी मदर है उनका नाम है एडिथ फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक। ओके, मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो आप ये याद रखेंगे। ओके, एंड उसकी एक सिस्टर भी है जो हमें पता है, जो कंसंट्रेशन कैंप्स में ही क्या हो गई थी, शी ऑल्सो डाइड देयर, ठीक है। तो उसकी सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट फ्रैंक। ओके, एंड शी वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट विच वॉज इन जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी जो जर्मनी में था इन 1926। ओके, एंड देन लिखा हुआ है कि जो उसकी सिस्टर है वो 4 साल जो है वो वहां रहती है। उसके बाद उसके फादर का जो मीन्स हिज फादर वॉज एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, उसके फादर जो है वो हॉलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। हॉलैंड याद करिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो नीदरलैंड है इसको पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जर्मनी में है वो इस वक्त, लेकिन उसके फादर को इमिग्रेट होना पड़ा कहां पर, हॉलैंड में, मतलब नीदरलैंड में जाना पड़ा। ओके, एंड इन 1933, ओके 1933 में, फॉलोड बाय हिज मदर इन सितंबर, और सितंबर में उनकी मदर भी चली गई वहां पर। एंड अब रह गई पीछे से दोनों बच्चे, तो दोनों जो ये सिस्टर्स थी इनको एचएन भेज दिया गया। एचएन में किसके पास, उनकी ग्रैंड मदर के पास, ठीक है। एचएन मैंने आपको बताया कहां पर है, जर्मनी में ही है। ओके, उनको एचएन भेज दिया गया उनकी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। ओके, फिर मार्गोट जो है उसको हॉलैंड बुला लिया गया दिसंबर में, एंड देन फरवरी में जो एन फ्रैंक है उनको भी वहां पर एज अ सरप्राइज गिफ्ट पटक दिया गया टेबल के ऊपर उनकी सिस्टर के लिए, एज अ सरप्राइज, क्योंकि उनकी सिस्टर का बर्थडे था। ओके, तो अब आगे जो कुछ लिखा है इस जो थोड़ा सा कुछ बता रही है वो मैंने बोर्ड में नहीं लिखा, मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी बुक में है। अब वो बोलते हैं कि जब वो कहाँ पर थी, जब वो हॉलैंड चली जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर वो स्टार्ट करती है मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से, एंड वो वहां पर रहती है अंटिल आई वाज 6, ठीक है, जब तक वो 6 साल की थी। उसके बाद उस वक्त जब वो 6 साल की थी तब वो फर्स्ट क्लास में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी, और जब वो 6th फॉर्म में गई, मतलब जब वो 6th स्टैंडर्ड में गई, तो उनकी जो टीचर थी दैट वाज मिसेस क्यूपरस, एंड वो हेड मिस्ट्रेस थी वहां की। ओके, एंड जब वो फेयरवेल हुआ, जब उनका साल का जो अंत हुआ, तो दोनों की आंखों में आंसू थे, बिकॉज दे बोथ हैड अ ग्रेट कनेक्शन विद ईच अदर। ओके, एंड इन समर 1941, अब ये आपको ध्यान रखना है, समर 1941 में जो एनए की जो ग्रैंड मदर है, ठीक है, वो बीमार पड़ जाती है, उनका ऑपरेशन होता है, तो उसका जो बर्थडे है वो बड़ी ही कम धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि घर पे कोई बीमार है। अब ग्रैंड मदर अगले ही साल शी पास्ड अवे, ठीक है, इन 1942, और जब वो नहीं रहती है इस दुनिया में, ठीक है, तो उस साल की जो उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन है, मींस 1942 की जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, जिस ईयर उसको डायरी रिसीव हुई थी फ्रॉम हर फादर, ठीक है, 1942 में ही उसको डायरी मिली थी, ठीक है। तो 1942 को जब उसको डायरी मिलती है तो वो उसका जो जन्मदिन है, जो पिछली बार उसका जो जन्मदिन है जो थोड़ा कम धूमधाम से मनाया गया था, तो उसके जो पिछले बार की जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए बहुत धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया गया। एंड वो ये बता रही है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को कितना मिस करती हैं, ठीक है, ये कोई नहीं जानता, ठीक है, मैं उनको अक्सर मिस करती हूँ, मीन्स शी लव्स हर ग्रैंड मदर अ लॉट, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है। और जब जन्मदिन मनाया गया तो उसके बर्थडे की कैंडल्स के साथ उसकी ग्रैंड मदर की याद में भी एक कैंडल लिट कर दी गई। ओके, एंड द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। 4 कौन, उसके फादर ऑटो फ्रैंक, उसकी मदर एडिथ फ्रैंक, एंड वो दोनों सिस्टर्स। ओके, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रेजेंट डेट, और ये हमें आज प्रेजेंट डेट पे ले आया, और वो प्रेजेंट डेट क्या है, 20 जून 1942। ओके, एंड द सोलमन डेडिकेशन टू ऑफ माई डायरी, और उस दिन से वो बोल रही है कि मैं पूरे डेडिकेशन के साथ ये डायरी को लिखना स्टार्ट
कर रही हूँ। ओके, तो इस दिन जो अभी यहाँ पर डेट लिखी गई है सैटरडे 20 जून 1942, वो अपनी डायरी पर नोट डालती हैं डियर किटी, और वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हैं यहाँ पे हमारे साथ, एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। और वो क्या शेयर कर रही हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बुक में से ही एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या बताया जा रहा है कि जो हमारी एंटायर क्लास है वो बड़ी क्या थी, नर्वस थी। ठीक है, नर्वसनेस के सारा डर के मारे कांपना। ठीक है, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मतलब कि नर्वस है पूरी क्लास। क्यों? क्योंकि जो अब मीटिंग आने वाली है उसमें जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा। जैसे पूरे साल के एंड में एक पीटीएम होता है और रिजल्ट अनाउंस किया जाता है ना, कि कौन से बच्चे पास हो गए और कौन से बच्चे फेल हो गए। ठीक है, तो वो किया जाएगा। एंड आधी से ज्यादा क्लास जो है मेकिंग बेट्स, वो शर्तें लगा रही हैं कि तुम पास हो जाओगे, हम तुम नहीं पास होगे। ओके, जीएन एंड आई लाफ आरसेल्व्स सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस। अब वो अपनी एक फ्रेंड का नाम यहाँ शेयर कर रही है हमारे साथ, जीएन, एंड आई मतलब एनए। वो दोनों हंस रही हैं दो लड़कों पर जो उनके पीछे बैठे हैं, जिनका नाम है सीएन एंड जैक्स। ओके, वो उन्होंने अपनी जो पूरी हॉलीडे की मतलब कि जो उन्होंने छुट्टियों में पैसे बचाए हैं, उन्होंने पूरा जो है शर्त पर ही लगा दिया है, देयर एंटायर सेविंग ऑन बेट। ठीक है, और वो बेट क्या है कि वही तुम पास होगे या नहीं पास होगे, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ओके, एंड अब वो क्या बोल रहा है, बोल रही हैं कि इवन जी's प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। कि जो उसकी फ्रेंड का जो उन्होंने अभी नाम लिया जी, ओके, जीएन, तो वो उनको प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्टिंग वे में उनको देखती है कि प्लीज आप चुप कर जाओ, बस करो। और मैं तो उनको क्या करती हूँ, एंग्री आउटबर्स्ट मतलब गुस्से से बोलती हूँ, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं रह पाते। मतलब कि उन्होंने जो अपना डिस्कशन करना है रिगार्डिंग दिस मैटर वो तो करते ही रहना है। तो अब वो यहाँ कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए, मतलब कि मुझसे नहीं, मेरे से नहीं, एने से पूछा जाए, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरी क्लास में इतने डमीज है। डमीज मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। ठीक है, बच्चे, दैट अबाउट कि एक चौथाई क्लास मतलब कि पूरे क्लास का फोर्थ पार्ट जो है शुड बी केप्ट बैक, मतलब कि पीछे ही रह जाना चाहिए, उनको आगे प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको पता है ऐसा नहीं होगा। हम अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हम 10 बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट खराब चला जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, कि अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं कि जो नहीं होना होता वो भी पॉसिबल हो जाता है, राइट। तो अब वो बोल रही है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स के बारे में कोई फिक्र नहीं और मेरे बारे में कोई फिक्र नहीं है, हम सब बहुत अच्छे से हम कर लेंगे, मतलब हम पास हो जाएंगे, उनको अपने बारे में कोई टेंशन नहीं है। बट एक सब्जेक्ट जिसमें वो श्योर नहीं है, दैट वाज मैथ्स। ठीक है, अब वो मैथ्स में क्यों श्योर नहीं है, क्योंकि उनके जो मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, अब वो उनसे ही रिलेटेड एक इंसिडेंट शेयर करती हैं। वो क्या है, उनके जो टीचर है मिस्टर कैसिंग, ही वॉज एन ओल्ड फॉगे। ओल्ड फॉगे मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, राइट। तो वो इस तरीके के इंसान है। अब इनके बारे में इंसिडेंट शेयर करने से पहले वो ये भी बता रही है कि उनकी कितने टीचर्स हैं, 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 क्या है मेन एंड 2 क्या है वुमेन। ओके, अब आगे कर लेते हैं यहाँ से। अब मिस्टर केसिंग जो है, ही ऑलवेज रिमेन्ड अनॉयड विद एने, वो एने के साथ हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा बातें करती है। ठीक है, एंड इसीलिए उन्होंने एज अ पनिशमेंट एने को एक होमवर्क दे दिया था, टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। ओके, चैटर बॉक्स समझते हैं ना, बक बक करते रहना, चैटर बॉक्स, जैसे टीचर भी आपको क्लास में कहती होगी स्टॉप चैटरिंग। ठीक है, तो वो उनको एक ऐसे लिखने के लिए दिया एने को, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, अब उन्होंने वहां पर क्या किया, एने ने अपनी नोटबुक उस वक्त रख ली बैग में, एंड उन्होंने सोचा कि अब इसको इसके बारे में घर जाकर सोचेंगे। एंड अब एने इस टॉपिक के ऊपर कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखना चाहती थी, उनके हिसाब से, कि कोई भी बीच में बड़ी बड़ी बिग स्पेसेस छोड़कर, ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखने के लिए ऐसे दे दिया है अगर लिखना है। लेकिन वो ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो किसी तरीके से मिस्टर कैसिंग को कन्विंस करना चाहती थी कि जो बातें करना है वो बुरी चीज नहीं है। ऑलराइट, तो इसीलिए उन्होंने कुछ उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट ट्रेट, कि जो बातें करना है स्टूडेंट का ट्रेट है, ट्रेट मतलब एक क्वालिटी है। ठीक है, एंड वो इसको क्या करेंगी, शी वुड ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगी, बट वो नहीं कह सकती, बट शी कांट क्योर इट। वो इसको क्या क्योर मतलब इसका इलाज नहीं कर सकती कि आप बोलो कि बिल्कुल बातें करना बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिस क्वालिटी हैज बीन पास टू हर बाय हर मदर, क्योंकि ये जो बातें करने की जो क्वालिटी है ना, ये उसको पास ऑन हुई है उसकी मदर से। इसका मतलब वो ये कह रही है कि उसकी मदर ज्यादा नहीं, कम से कम उतनी बातूनी तो है जितनी बातूनी वो खुद है। ओके,
अब मिस्टर कैसिंग जब ये पढ़ते हैं, जो वो ऐसे लिख कर लेकर जाती हैं, तो मिस्टर कैसिंग तो हंसने लगते हैं, ठीक है। देन अब सेकंड ऐसे फिर कुछ दिनों तक वो उनको कुछ नहीं कहते, एंड देन फिर जब वो एने फिर बातें करने लगती है तो वो उसको एक सेकंड ऐसे दे देते हैं, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल का मतलब होता है जिसको कभी आप सुधार ना पाओ, ऐसा चैटर बॉक्स। ओके, अब अगेन वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने की कोशिश करती हैं एंड वो हैंड ओवर कर देती हैं सर को ऐसे, एंड इस वक्त वो उनको कोई कंप्लेंट नहीं करते हैं फॉर द नेक्स्ट 2 लेसन्स, मतलब कि 2 लेसन्स में उसको बात करने देते हैं, ठीक है, उसको कुछ पनिशमेंट नहीं देते हैं। बट थर्ड लेसन में, थर्ड क्लास में उसको एक और ऐसे मिल जाता है लिखने के लिए, एंड इस टाइम उसका टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ओके, ये उसका टॉपिक था। अब एने कहती है कि मैं इस टॉपिक पर इतना कुछ लिख चुकी थी पहले 2 बार कि मैं शी वॉज लूजिंग हर इनजेन्युटी। इनजेन्युटी मतलब ओरिजिनलिटी, कि क्या मैं अपने ओरिजिनल थॉट्स इसके अंदर डालूं, मैंने सब कुछ तो लिख दिया। ओके, बट उस समय उनकी जो एक फ्रेंड है सेन, वो हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो क्या थी, अच्छी थी कविता लिखने में, ठीक है, पोएट्री में, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी एक इस एस्से को लिखने में इन वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म मतलब एक कविता की फॉर्म में, ठीक है, एक पोएम की फॉर्म में। अब वो उसको लिखती हैं बाखूबी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फ्रेंड की मदद से। ओके, एंड वो किसके बारे में था, एक मदर डक के बारे में था और एक फादर स्वैन के बारे में था, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे हु वर बिटन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। उनके 3 बच्चे थे, डकलिंग्स थे, और उन तीनों को उसके जो फादर हैं स्वैन, वो मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, क्वैक क्वैक करते हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत ज्यादा बातें करते हैं। ऑलराइट, अब जब ये ऐसे सुनाया जाता है क्लास में, मिस्टर कैसिंग जो है इस जॉब को ठीक वे में लेते हैं। ओके, ही रेड द पोएम टू द क्लास, वो पूरी क्लास के सामने उस पोएम को पढ़ के सुनाते हैं। वो अपने खुद की कमेंट्स भी उसके अंदर ऐड करते हैं, एंड वो बाकी क्लासेस में भी उस पोएम को पढ़ के सुनाते हैं। एंड वो बोल रही हैं कि उस दिन से शी हैड बीन अलाउड टू टॉक इन द क्लास, उसको क्लास में परमिशन मिल जाती है कि अब वो क्लास में बातें कर सकती थी। एंड उस दिन के बाद से उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता एज होमवर्क। ओके, बट एक मिस्टर कैसिंग के अंदर बदलाव आता है कि मिस्टर कैसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, मतलब कि मिस्टर कैसिंग जो है पहले जो स्ट्रिक्ट रहा करते थे ऑलवेज, उनके अंदर एक बदलाव आया है और वो एक थोड़े लीनियंट हो गए हैं पहले से, ये कहा जा सकता है। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, इस यही था इस चैप्टर में, बहुत ईजी चैप्टर था। एने फ्रैंक का रियल अकाउंट है ये। ओके, इस चैप्टर में से बहुत बारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।